Hello everyone, वेलकम टू आवर क्लास बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। सेकंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ पार्टनरशिप। पहला जो हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, एंड उससे पहले हमने कुछ ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात की। वो था हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अभी नेक्स्ट जो है हमारा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जहाँ पर टू और मोर पर्सन्स जो कि आपस में अपनी बिज़नेस को मतलब जॉइंटली स्टार्ट करते हैं। मतलब पूरा एक ओवरऑल जो बिज़नेस है उसको कई लोग मिल करके उसको सेटअप करते हैं, अपनी कैपिटल को, अपने प्रॉफिट को, जो भी है आपस में पूल करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है कि पार्टनरशिप इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पर कोई किसी को कंपेल नहीं करता इन्वॉल्व होने के लिए। लोग अपने मन से उस फॉर्म को, उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, अपनी मर्जी से उसको स्टार्ट करते हैं। टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। अगर सिंगल पर्सन का हुआ तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। जब सिंगल पर्सन से मोर देन वन पर्सन रहते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। हु एग्री टू कैरी ऑन सम बिजनेस, वो किसी एक बिज़नेस को कैरी करने के लिए एग्री करते हैं, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बेस पर कि सारे लोग उस बिज़नेस को कैरी करने के लिए एग्री करते हैं जॉइंटली, बिजनेस जॉइंटली, एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। और इस बात पर भी एग्री करते हैं कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपस में हम लोग शेयर कर लेंगे। तो ऐसा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेस पर बना है, जिसमें जो एक सर्टिफिकेशन होता है, मैंने पहले भी बताया था कि दो हमारे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो दो बेस पर हैं। एक हमारा कॉरपोरेट बेस्ड है, एक नॉन कॉरपोरेट बेस्ड है। तो हमारे जो कॉरपोरेट बेस्ड में आते हैं वो तो अदर अभी रिमेनिंग है, अभी बचे हुए हैं। लेकिन ये जो हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मैं पढ़ा रही हूँ ये नॉन कॉरपोरेट बेस्ड है। मतलब इसमें आपको कॉरपोरेशन करवाना, मतलब अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना किसी भी टाइप का मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका मन है आप करवाओ, नहीं मन करता नहीं करवाओ, ठीक है। बस ये है कि अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया है, दैट मीन कि आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हो। अभी हम बात करते हैं फीचर्स की। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है फीचर्स। तो फीचर्स, टू और मोर पर्सन्स, अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो मेंबर्स जो होते हैं इसमें क्या रहते हैं? टू और मोर पर्सन्स, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए कम से कम दो मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि अगर सिंगल इंडिविजुअल किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इज 10 इन बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन नॉन बैंकिंग बिजनेस। जो अभी पार्टनरशिप एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के बिहाफ पर कुछ चेंजेस हुई हैं, जिसमें अभी जो नॉर्मल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे पार्टनर्स हैं वो कम से कम दो, मिनिमम मेंबर्स जो है वो 2 हैं और मैक्सिमम जो है वो 50 हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी टाइप की बैंकिंग कंडीशन है, मतलब बैंकिंग बिजनेस है आपका, तो उसमें आपके 20 मेंबर्स रहेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा कि आपके जो मेंबर्स हैं, जो पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं, वो कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 होते हैं। और अगर किसी भी टाइप का बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें 20 मेंबर्स रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीमेंट की, सेकंड फीचर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यहाँ पर मतलब दो लोगों के बीच में या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है तो वो किस बेस पर स्टार्ट होगी? जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना भी मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई भी किसी भी टाइप का कंपलसरी नहीं किया कि आपको अपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। तो ऐसे में एक नया चीज़ आता है, वो क्या है? कॉन्सेंट, एक समझौता, ठीक है। और ये जो कॉन्सेंट होता है रिटन और ओरल दोनों तरीके के हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट है वो रिटन कॉन्सेंट तैयार किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। मतलब एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, एक पेपर तैयार किया जाता है, कुछ ओरल और रिटन। ओरल तो थोड़ा ज़्यादा सही नहीं रहता, ज़्यादा सुटेबल नहीं रहता, लेकिन कुछ रिटन कॉन्सेंट तैयार किए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में पार्टनरशिप
से रिलेटेड जितनी भी टर्म कंडीशंस हैं, जितनी भी रूल्स हैं, जो भी आपके प्रेफरेंसेस हैं, वो उसमें गिवन रहती हैं। और आगे जब तक भी पार्टनरशिप तैयार की जाती है, पार्टनरशिप स्टार्ट की जाती है या फिर पार्टनरशिप कंटिन्यू की जाती है, वो उस एग्रीमेंट के बेस पर की जाती है। थर्ड, अगर हम बात करें लॉफुल बिजनेस की, तो पार्टनरशिप का एक सिंगल रूल है कि अगर आप कोई लॉफुल बिजनेस कर रहे हो, दैट मीन कि वो पार्टनरशिप है। मान लो कि 4 लोगों ने मिल करके 4 मेंबर्स आर जॉइन टुगेदर एंड स्टार्ट अ थेफ्ट बिजनेस, मतलब कि कुछ चोरी करना स्टार्ट किया, लाइक स्मगलिंग, इस टाइप का कुछ। तो अगर किसी भी टाइप का अगर अनलॉफुल बिजनेस कर रहे हो, इलीगल बिजनेस कर रहे हो, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप इज़ मस्ट। पार्टनरशिप के लिए लॉफुल बिजनेस जो है वो मस्ट है कि आप कुछ भी करो वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। तो इट कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ कैरिंग ऑन सम लॉफुल बिजनेस, कि आप जो भी कर रहे हो वो आपका जो बिजनेस है वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। फोर्थ है आपका डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। एवरी पार्टनर हैज़ टू राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, पार्टनरशिप है जहाँ पर सारे लोग एक ही साथ ज्वाइन किए हैं, तो वहाँ पर सारे ही मेंबर्स, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन के पास राइट होता है कि वो पार्टनरशिप में के मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में अपना जो है रोल प्ले कर सके। फिफ्थ है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। अगर डेप्ट की कंडीशन में, अगर अपने बिजनेस से आप डेप्ट को नहीं पे कर पा रहे हो, तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी बेच करके डेप्ट को पे करना होगा। म्यूचुअल एजेंसी आपको सबको पता है कि सारे लोग मिल करके एक दूसरे के, मतलब कि करे कोई भरे कोई, इस सिचुएशन में आकर के सारे लोग एक दूसरे की बातों पर, मतलब कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सबके एग्री होने पर, सबके मानने पर लिया जाता है। लेक ऑफ कंटिन्यूटी, फर्म सक्सेसेंस जो रहता है वो बहुत सेंसिटिव रहता है कि किसी के भी आने जाने से फर्म जो है वो कंटिन्यूटी उसकी ब्रेक हो सकती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मेरिट्स की कि इसके फ़ायदे क्या हैं, पार्टनरशिप से मतलब कि क्या क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में आता है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सबसे इजी बात कि आजकल का बिज़नेस क्या है कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के पहले ही इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इतना कॉम्प्लेक्स रहता है बिज़नेस स्टार्ट करना कि बिज़नेसमैन जो होता है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं सह पाता, फिर वो सोचता है कि हम बिज़नेस नहीं स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन और क्लोजर जो दोनों रहता है, मतलब उसको स्टार्ट करना और बंद करना दोनों ही बहुत ईजी रहता है। इट कैन बी ईजिली फॉर्म ओनली एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर एक लिटिल बिट एग्रीमेंट के साथ में किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, और जब भी आपको उस बिज़नेस को क्लोज़ करना है, डिस्क्लोज़ करना है, तो उस एग्रीमेंट के बिहाफ पर ही आप उसको क्लोज़ भी कर सकते हो। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना ईजी है। बस आप कंडीशन क्या होना चाहिए कि आप किसी भी लॉफुल बिज़नेस को फॉलो कर रहे हो, जो भी कंडीशंस हैं उसमें सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं, और अपने तरीके से आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि हाँ मैं बिज़नेस नहीं हम लोग बिज़नेस नहीं रन कर पा रहे हैं, या फिर कोई रिटायर हो गया, किसी की डेथ हो गई, या फिर किसी भी टाइप का इंसॉल्वेंसी हो गई, तो उस कंडीशन में आप बिज़नेस को डिस्क्लोज भी कर सकते हो। सेकेंड है आपका लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर हम इसको कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि सिंगल इंडिविजुअल रहता है, सिंगल एंटरप्रेन्योर रहता है, उसके पास इतना फंड नहीं होता कि वो अपने बिज़नेस को एक्सटेंड कर सके, वो उतना ही कर पाता है जितनी उसके पास कैपिटल होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर 50 मेंबर्स हैं, 40 मेंबर हैं, 30 मेंबर्स हैं, तो जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी कुछ ना कुछ कैपिटल साथ लेकर के आएंगे, और वो जब सारे लोग मिल करके अपनी कैपिटल को पूल करते हैं, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाता है, हायर रह जाता है, हाइक हो जाता है। दे आर मोर फंड एज कैपिटल इज़ कंप्यूटेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर सारे पार्टनर्स मिल करके कंट्रीब्यूट करें तो उनका जो फंड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। थर्ड है हमारा डिसीजन मेकिंग, बैलेंस डिसीजन। एज डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली बाय पार्टनर्स आफ्टर कंसल्टिंग ईच अदर। देखो, मैंने अभी फीचर्स में बताया कि यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी होती है। यहाँ पर कोई भी जो डिसीजन है वो किसी सिंगल पर्सन को लेने का कोई भी राइट नहीं होता है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सबके एग्री होने पर, मतलब कोई भी अगर फाइनल कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट किया जाता है तो सारे पर्सन्स उस पर एग्री करेंगे, तब वो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग रहता है वो बहुत ही बैलेंस रहता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें शेयरिंग ऑफ रिस्क की, इन इट रिस्क गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स विच रिड्यूस
एंग्जाइटी, बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर। जितना भी रिस्क है वो क्या रहता है कि आपस में ईच एंड एवरी मेंबर्स पर पड़ जाता है। मतलब कि किसी के ऊपर भी कोई पर्टिकुलर किसी भी टाइप का बर्डन नहीं रहता है कि मान लो कि फर्म को 10,000 का मतलब 10,000 का लॉस हो गया और 10 मेंबर्स हैं, तो जितने भी उन्होंने जितना भी मतलब एग्रीमेंट के हिसाब से कि एग्रीमेंट में जो भी लिखा हुआ है उनका जो लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या फिर जितना भी रिस्क है, तो जो भी रिस्क होगा वो आपस में सब सारे मेंबर्स पर ही डिस्ट्रीब्यूट मतलब सारे मेंबर्स पे ही उसको पुट कर दिया जाता है। तो ऐसे जो रिस्क है वो आपस में प्रॉपर शेयर रह जाता है, मतलब कि किसी भी एक पर्सन पर, इंडिविजुअल पार्टनर पर किसी भी टाइप का स्ट्रेस और बर्डन का रीज़न नहीं बनता है। फिफ्थ अगर हम बात करें सीक्रेसी की, प्राइवेसी की, तो सीक्रेसी कैन बी ईजिली मेंटेन अबाउट बिजनेस अफेयर as they are not required to publish their account or to file any report to the government। देखो कंपनीज़ की, अगर हम कंपनीज़ की बात करें या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है कि कंपनी को अपना जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसे पब्लिकली पब्लिश करना होता है या फिर गवर्नमेंट को एक फ़ाइल रिपोर्ट भेजनी होती है ऐसे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम अपने अकाउंट को पब्लिकली मेंटेन करते हैं, पब्लिकली पब्लिश करते हैं, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो पब्लिश हो जाती हैं, मतलब वहाँ पर जो प्राइवेसी है वो आपकी लीक आउट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है पार्टनरशिप में कि आपको कोई भी अपनी प्राइवेसी किसी भी पब्लिक के साथ नहीं शेयर करनी होती है, ना ही गवर्नमेंट को कोई रिपोर्ट भेजनी होती है। इससे जो आपकी प्राइवेसी है वो बहुत ही सिक्योर रहती है, मतलब प्राइवेसी आपकी किसी और के साथ शेयर नहीं होती है। मतलब जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं, उसको आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना होता, जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप फर्म की जो प्राइवेसी है वो ऑलमोस्ट प्राइवेट ही रहती है, सीक्रेट ही रहती है। तो ये थे आपके मेरिट्स, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, क्लोजर, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, शेयरिंग ऑफ रिस्क और लास्ट जो है हमारा सीक्रेसी। तो ये क्लियर हो गया कि किसी भी टाइप का मतलब जितना भी रिस्क है वो शेयर हो जा रहा है, सीक्रेसी जो है, जो प्राइवेसी है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो हर एक फर्म के, किसी भी फर्म के अगर कुछ मतलब जैसे होता है ना कि हर एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ऐसे ही फर्म क्या भी क्या रहता है कि अगर कुछ उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं तो कुछ नेगेटिव भी होंगे, मतलब उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ पर वो सही से प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाती हैं। तो अगर हम पार्टनरशिप की लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज, देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर एंड हेंस कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इज़ ऑल्सो लिमिटेड। यहाँ पर हर एक पार्टनर के ऊपर, मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें भी एक लिमिटेशन होती है, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आप इतनी लिमिट तक कैपिटल ही लगा सकते हो, ठीक है। और तो इस तरह से जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी लिमिटेड कैपिटल ही लगाते हैं। तो अगर हम इसको कंपनी के साथ कंपेयर करें तो यहाँ की इसकी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं। मतलब ये नंबर ऑफ पर्सन्स भी हैं, बहुत ज़्यादा फंड लगा भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लिटिल बिट रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से ये अपना प्रॉपर फंड नहीं इन्वेस्ट कर पाते, जिसकी वजह से इनकी जो रिसोर्सेज है वो क्या रहती हैं, लिमिटेड रहती हैं। सेकेंड अगर हम बात करें अनलिमिटेड लायबिलिटी की, सेकेंड जो लिमिटेशन है वो क्या है हमारा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि देखो ये हमने फीचर में भी पढ़ा था कि जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी होना एक रिस्क है, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है किसी भी फर्म के लिए। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड देन एंड दे आर लायबल इंडिविजुअली एज वेल एज ज्वाइंटली। मतलब कि जितना भी उनकी लायबिलिटी है वो क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है, लेकिन वो ज्वाइंटली और इंडिविजुअली उसको पे कर सकते हैं। इट मे प्रूव टू बी अ बिग ड्रॉबैक फॉर दोज पार्टनर हु हैव ग्रेटर पर्सनल वेल्थ। ये उनके लिए बड़ा ज़्यादा नुकसान की बात हो जाती है जिनके पास उनका खुद का पर्सनल वेल्थ बहुत ज़्यादा होता है। दे विल हैव टू रिपेयर द एंटायर डेप्ट इन केस द अदर पार्टनर आर अनेबल टू डू सो। मान लो कि 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, 10 मेंबर्स हैं और कंपनी को 1K का लॉस हो गया, तो जो 1K का लॉस है वो सारे ही मेंबर्स पर टिक जाएगा, ठीक है। अब इन केस कोई ऐसा मेंबर है, कोई ऐसा पार्टनर है जिसके पास खुद की कोई
मतलब पर्सनल उसकी कोई कैपिटल ही नहीं है। तो ऐसे में जिस पार्टनर के पास ज़्यादा कैपिटल होगी या फिर जिसकी खुद की पर्सनल कैपिटल ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उसका बर्डन भी उसके ऊपर पड़ जाए। तो यहाँ पर मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी होने का मतलब यह है कि अगर आप बिजनेस से अपनी डेप्ट को नहीं पे कर पा रहे हो, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करके उस फर्म के पैसे को, उस डेप्ट के पैसे को चुकाना होता है। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ये ड्रॉबैक है कि मान लो कि अब जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से 10 पार्टनर्स में से कुछ 2 या 3 पार्टनर्स ऐसे हैं जो बहुत ही पुअर हैं, जो इनके पास अपनी पर्सनल वेल्थ नहीं है। तो ऐसे में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका बर्डन भी उन्हीं रिमेनिंग पार्टनर्स पर आ सकता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है कि कंपनी की जो पार्टनरशिप फर्म का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होना थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर हम बात करें लेक ऑफ कंटिन्यूटी की, लेक ऑफ कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी में क्या रहता है, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंटी और ल्यूनेसी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर। मतलब जैसे ही पार्टनर्स आते हैं तो पार्टनर्स आए तो सही, लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है वो ख़त्म किसकी वजह से हो सकती है, किसी भी पार्टनर की डेथ की वजह से पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट की वजह से पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, किसी भी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से या फिर उसके पागल हो जाने से या फिर किसी भी मेंटली किसी प्रॉब्लम की वजह से, जब इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो पार्टनरशिप जो है वो ब्रेक हो जाती है। मतलब पार्टनरशिप का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब कि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है वो। किसी भी टाइप की जो मतलब इंसिडेंट्स जो हैं, नॉर्मल छोटे मोटे एक्सीडेंट्स की वजह से जो है पार्टनरशिप जो है वो ईजिली ब्रेक हो जाती है। तो चाहिए कि जो भी हमारे पार्टनर्स हैं मतलब कि जो पार्टनरशिप का जो टाइम पीरियड होता है, पार्टनरशिप का जो वर्किंग पीरियड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रहता है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, किसी की भी आने की वजह से जो पार्टनरशिप है वो ब्रेक हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस की, तो पार्टनरशिप फर्म आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर रिपोर्ट एंड अकाउंट। जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने अकाउंट्स को कभी पब्लिश नहीं करती है, और पब्लिश ना होने की वजह से पार्टनर्स के ऊपर जो पब्लिक का ट्रस्ट रहता है, बिलीफ रहता है, वो ब्रेक हो जाता है। मतलब कि जो पब्लिक है वो कभी भी पार्टनरशिप फर्म पर, जो कस्टमर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, वो कभी भी पार्टनरशिप फर्म पर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते किसी भी टाइप का। जैसे कि होता है कि पार्टनर्स में से 10 लोग हैं तो अगर एक ने नहीं पे किया तो कस्टमर के माइंड में ये कहीं रहता है, मतलब थोड़ा सा वो उसका जो ट्रस्ट है वो डैमेज होता रहता है। अब अगर एक लास्ट टॉपिक है इसका, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करूँगी, तो है टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो टाइप ऑफ पार्टनर्स अलग है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप अलग है। तो अभी हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वो 2 बेसिस पर की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो अगर हम पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, तो पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन बेस्ड जो पार्टनरशिप फर्म है वो 2 तरीके से रहती है, पार्टनरशिप एट विल और सेकेंड है आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल मीन्स दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स की विलिंग्स पर डिपेंड करती है उसका एक्सिस्टेंस और उसका डिसॉल्वेंस, कि कब वो कब कितने दिन चलने वाली है, कब तक उसे चलाना है, कब उसे डिसॉल्व करना है। ये पार्टनर्स की विलिंग्स पर डिपेंड करती है कि वो जब तक चाहते हैं अपने मन से, जब तक उनकी इच्छा तब तक चला सकते हैं, और जब उनका मन करेगा कि नहीं अब इसको ब्रेक करना है तो अब उसे ब्रेक कर सकते हैं। सेकेंड बात करें पर्टिकुलर पार्टनरशिप, तो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज़ फॉर्म फॉर अ स्पेसिफाइड जून पीरियड टू एकम्प्लिश अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कंसोलेशन ऑफ बिल्डिंग। मतलब कि यहाँ पर क्या रहता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो पार्टनरशिप फर्म है वो आती है, प्रोजेक्ट ख़त्म होता है और पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है। मान लो कि 10 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स मिले, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप बनाई किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर वर्कआउट करने के लिए। जैसे ही वो प्रोजेक्ट फिनिश होगा, पार्टनर्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये था हमारा बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पर, कि एक तो हमारे मन के ऊपर, मतलब हमारी विलिंग्स पर है कि हम जब तक चाहें इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और जब चाहेगा तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। दूसरा क्या है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या रहता है कि दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज़ फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक जून, स्पेसिफाइड जून, कि किसी भी पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए हम ऐड हुए और प्रोजेक्ट ख़त्म, हमारी पार्टनरशिप ब्रेक होगी। जैसे डैम, ब्रिजेस, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क जो रहता है। और सेकेंड अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की,
तो जो पार्टनरशिप की जो हमारी वो है लायबिलिटी बेस्ड जो हमारी क्लासिफिकेशंस हैं वो क्या रहती हैं। फर्स्ट है जैसे जनरल पार्टनरशिप और दूसरी हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है। तो अगर हम जनरल पार्टनरशिप की बात करें तो दिस लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज़ लिमिटेड एंड जॉइंट। जो हमारी जो जनरल पार्टनरशिप है वो क्या रहती है, वो एक मतलब लिमिटेड रहती है और जॉइंट रहती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज़ ऑप्शनल है, मतलब यहाँ पर जो फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है वो भी ऑप्शनल है, मतलब आप करवा भी सकते हो नहीं भी करवा सकते हो। और यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो जॉइंट रहती है और लिमिटेड रहती है। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज़ लिमिटेड एंड जॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब कि जितने भी पार्टनर्स हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन जितने भी पार्टनर्स हैं उनका क्या रहता है कि उन पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती है। मतलब अनलिमिटेड होने मतलब कि जॉइंट सारे लोग जो हैं उसको मिल करके बेयर करेंगे, सारे लोग मिल करके उसको पे करेंगे। किसी भी टाइप का अगर डेप्ट रहता है तो उसे सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने एंड से उसको चुकाएंगे। और अगर फर्म के पैसे से फर्म के बिजनेस फर्म से नहीं चुका पा रहे हैं तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके भी चुकाएंगे, लेकिन वो जॉइंटली रहता है। मतलब जितना भी रिस्क रहेगा, जितना भी डेप्ट रहेगा वो आपस में सबके ऊपर ही शेयर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, जिसे हम LLP बोलते हैं, ये एक तरह का पार्टनरशिप फर्म भी है। LLP जो है वो इंडिया में 2008 में आया, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो इंडिया में 2008 में आया। इसमें क्या रहता है कि द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पर्सन इज अनलिमिटेड। कम से कम एक पर्सन की जो लायबिलिटी है वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। मतलब उसको कितना भी चुकाना पड़ सकता है, जितना भी डेप्ट हुआ हो सकता है कि उसी को सारा चुकाना पड़ता है, अनलिमिटेड। वेयर इज द अदर पार्टनर मे हैव लिमिटेड, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी सबकी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। मान लो कि 50 लोगों की एक फर्म थी जिसमें 3 से 4 लोग हैं, मतलब एटलीस्ट एक और 2, 3, 4 पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। और लेकिन ये नहीं कि अब सारे लोगों की अनलिमिटेड है, सारे लोगों की अनलिमिटेड हो जाएगी तो फिर तो वो जनरल पार्टनरशिप की तरह हो जाएगा। यहाँ पर 1, 2 मतलब 2, 3, 4 लोगों की जो लायबिलिटी है वो क्या हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन कम से कम एक की तो होनी ही चाहिए। और बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। अब इसमें कंडीशन एक क्या है कि जो ऊपर वाली पार्टनरशिप फॉर्म थी उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, इस वाले में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी रहता है।